एक अनजानी आशंका से सुधा का मन सिहर जाता है, पर वह इस पर विश्वास करना नहीं चाहती। सुबह से ही सामने वाला दरवाज़ा नहीं खुला था। अखबार बाहर ही पड़ा था। कहीं काकी? नहीं नहीं, वह बुदबुदा उठती है। वह मन ही मन सोचती है, रात को तो काकी बच्चों को बुला रही थी। उसके मन में शंका फिर जोर मारती है। इस उम्र में पलक झपकते क्या हो जाए। हो सकता है रात देर से सोई हो और नींद ना खुली हो। वह आश्वस्त होने की कोशिश करती है, पर रोज सुबह तो वे 5 बजे से खटर पटर करने लगती हैं। मन में शंका का बीज फिर प्रस्फुटित होता है। वह गैस पर चाय का पानी चढ़ा आकाश को आवाज़ देती है, सुनो, उठो ना। सामने वाली काकी अभी तक नहीं उठी हैं। ओह, मुझे नहीं तो काकी को तो सोने दो, बेचारी का बुढ़ापा है। वह फिर करवट बदल देता है। नहीं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, वह सशंकित स्वर में बोलती है। नहीं उठी तो मैं क्या करूं? जब उनके बच्चों को उनकी परवाह नहीं है तो तुम क्यों सारे जमाने का ठेका लेती हो? सोने दो, रविवार है। आकाश रजाई खींच मुंह ढक लेते हैं। आज रविवार नहीं, शनिवार है जनाब। सुधा कुड़कुड़ा कर किचन में आज चाय केतली में भरकर रख देती है और अपना प्याला हाथ में ले अखबार के पन्ने डाइनिंग टेबल पर फैलाती है। पर मन अखबार में नहीं लगता। रह रहकर काके के दरवाजे की आहट लेता है। मन है कि मानता ही नहीं, और अंत में प्याला हाथ में लेकर उनके दरवाजे की बेल का बटन दबा देती है। बेल की सुमधुर ध्वनि सुनकर याद आता है, काकी बता रही थी इतनी मधुर ध्वनि वाली कॉल बेल उनके बेटे ने फॉरेन से भेजी थी। बेल बंद होते होते कराहती आवाज़ सुनाई दी तो राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद काकी ने दरवाज़ा खोला। वे चल नहीं पा रही थी और तेज बुखार से तप रही थी। अरे काकी, तुम्हें तो तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं? सुधा ने अधिकार पूर्वक उन्हें उलाहना दिया और सहारा दे पलंग तक ले गई। वे थरथरा रही थी। उसने उन्हें रजाई और उड़ा दी और केतली में से आधा गिलास चाय लाकर दी। उनकी आंखें नम थीं और तज्ञता जाहिर कर रही थी। वह उन्हें लिटाकर आई और क्रोसिन की टेबलेट ढूंढने लगी। दवाई यूं तो जब तब जहाँ जहाँ हाथ में आ जाती है, पर ज़रूरत हो तब ढूंढ ढूंढ कर थक जाओ, नहीं मिलती। याद आया, बच्चों की पैरासीटामॉल सिरप रखी है, अभी 2-3 चम्मच वही दे देती हूँ, कुछ तो राहत मिलेगी और फिर कम से कम साइकोलॉजिकल असर तो रहेगी। फिर बुढ़ापा भी तो बचपन की पुरानी वृत्ति ही है। सोचते हुए उन्हें वह दवाई दे आई। घर के सुबह के काम, बच्चों का टिफ़िन वगैरह निपटा कर देखा। बुखार कुछ कम हुआ, पर ठंड भी तो कड़ाके की पड़ रही है। उसने अपने रूम का रूम हीटर काकी के कमरे में लगा दिया। वे राहत महसूस करने लगी। काकी का पर दया आ रही थी, बेचारी करे भी क्या। बताती हैं, काका जी के मरने के बाद ये फ्लैट खरीदा है, तभी से फ्लैट में अकेली पड़ी हैं। एक बेटा कहीं विदेश में है, बेटा बहू नौकरी करते हैं, उनके पास समय भी नहीं रहता। फिर वहाँ विदेश में मेरा मन लगेगा क्या? यह कहकर वे बात हमेशा ख़त्म कर देती। कभी कभी भावुक क्षणों में बोल जाती हैं, ये तो अच्छा हुआ पति ग्रेजुएटी का रुपया और पेंशन छोड़ गए, जो आश्रय के लिए पर्याप्त है। पर क्या जीने के लिए केवल यही चाहिए? आज रह रहकर सुधा को यही दार्शनिकता सूझ रही थी। क्या रखा है जीवन में? मरते खपते बच्चे बड़े करो और अंत में इस पीड़ा के साथ। क्या रखा है बुढ़ापे में? सूर्यास्त की तरफ बढ़ते जीवन संध्या के दौर से गुजरते हुए परिवार की उपेक्षा का जहर। क्या नियति केवल आंगन भर धूप, खिड़की भर आकाश की होती है? वह अक्सर महसूस करती है कि काकी अपने अकेलेपन को बांटना चाहती है, कभी उसके बच्चों के साथ, कभी ऊपर वाले फ्लैट के बच्चों के साथ, कभी मेहरी को बुलाकर, कभी टीवी चलाकर। पर आजकल के बच्चों के पास वक्त कहाँ है? कॉन्वेंट में पढ़ने वाली यह पीढ़ी कंप्यूटर युग की जनरेशन है। इसके पास रिश्तों की मिठास वाला एहसास कहाँ है? अपनी ही नानी दादी के साथ बैठ लें तो बहुत। बेचारी काकी तो सामने वाले फ्लैट में रहती हैं।
बच्चे अक्सर उसे भी सलाह देते हैं, मम्मा, लाइफ में भावुकता नहीं चलती, वक्त कहाँ है इतना कि दूसरे के रोने रोते रहें। लेकिन वह अपना बचपन एक बड़े कुटुंब में बिता कर आई थी, पल पल पर ममता की छांव तले, सुरक्षा की छत्र छाया में प्यार और विश्वास के हाथ सिर पर रखे हुए। अम्मा, दादी, चाचा, बड़ी माँ, बुआ, सब रिश्तों की महक उसके मन में अभी भी रची बसी है। किसी ने बालों में तेल डाला होता तो दूसरे ने पकड़कर चोटी गूंथी होती थी। दादी का हलवा, चाची की खीर, ऐसे व्यंजनों का स्वाद चखा था। पर उसके बच्चे नौकरी वालों के घर के एकांकीपन में पल रहे थे। वह काकी के लिए दोपहर में पतली खिचड़ी बनाकर दे आई थी। उनकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। सुधा समझ नहीं पा रही थी कि यह पानी है या आंसू। काकी, आंखों में जलन है क्या? उसके प्रश्न पर वे मुस्कुराती हुई बोली, नहीं रे, उनके नहीं रे, मैं न जाने क्या था। कैसा पीड़ा का एहसास। सुधा को भी रुलाई आने लगी। कहाँ चला जाए ये बुढ़ापा? क्या ऐसा कुछ उपाय नहीं कि यौवन को चिर अस्थायी बनाया जा सके? कितना दर्द, कितनी तकलीफें इस बुढ़ापे में। बीमारी है, अकेलापन है। क्यों हम जन्मदिन पर बधाइयाँ और दुआएं देते हैं, जबकि हम हर जन्मदिन के बाद बुढ़ापे के करीब होते जाते हैं। बुढ़ापे का जो जहर पड़ोसन वृद्धा पी पी रही है, उसी की काट उसने खोजी थी। उन्हें काकी कहना शुरू करके फिर तो वे पूरी सोसाइटी काकी के रूप में लोकप्रिय हो गई। सोसाइटी के 5-7 घरों में बड़ा अपनापन है। वे सब दोपहर में कभी काकी के घर जा बैठते, कभी रामायण का पाठ रख लेते, कभी कुछ नया व्यंजन बनता तो काकी का हिस्सा भी निकाल लेते। पर क्या सिर्फ पड़ोसी ही उस आत्मा के अकेलेपन को भर सकते हैं? हाँ, कुछ पूर्ति संभव है, पर रिक्तता का एहसास बड़ा घातक होता है, जो कहीं न कहीं अपने चिन्ह छोड़ ही देता है। सबकी आवाजाही काकी में उत्साह भरती रहती। वे जी खोल कर सबकी आवभगत करती रहती हैं। पर एकांत क्षणों में अकेलेपन की पीड़ा उन्हें सताती है। महरी को वे अक्सर रोकना चाहती, कभी घुटनों के में तेल मलवाने के बहाने, तो कभी किसी और बात से। पर 8-10 घरों में काम से बंधी वह इतनी चालाकी से निकल भागती कि उसकी चतुराई की दाद देनी पड़े। बुखार उतरते उतरते हफ्ता भर लग गया, पर काकी इस एक हफ्ते में बिल्कुल बदल गई। अब वे अपने फ्लैट के बाहर कुर्सी डाले बैठी रहती हैं, हर आते जाते को रोकती टोकती। अरे भाई, तुम कौन हो जिसके घर जा रहे हो? इतनी सुबह सुबह चल दिए मिश्रा जी। अरे ओ शोभा, कल तो तू बड़ी देर से घर लौटी, कहाँ चली गई थी? मुझे तो चिंता खाए जा रही थी, काफ़ी अनपत्व से कहती। पर शोभा को यह नज़र रखने वाली टोका टोकी पसंद नहीं। वह मुंह फूट झट से कहने लगी, आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो अपनी माँ को बता कर गई थी। ऐसे कितने प्रश्न कितनों से पूछती और टके से जवाब पाती। इसके बाद लोग काफ़ी का सामना करने से कतराने लगे। सुधा का दरवाज़ा उनके सामने पड़ता था। उनकी इस हरकत पर उसे कभी तरस आता तो कभी क्रोध। धीरे धीरे बिल्डिंग में उनकी उपेक्षा होने लगी और वे एक बार फिर अकेली डिप्रेशन में रहने लगी। उन्होंने फिर कमरे में बैठ चुपचाप टीवी देखना शुरू कर दिया। सुधा सोचती है, कैसी अनकही पीड़ा है, कैसे झेलती होंगी काकी इस संदेश को। वह तो परिवार की एक क्षण की उपेक्षा नहीं बर्दाश्त कर सकती। पर कल किसने देखा, अगर रिंकू और मोनू भी उसके प्रति ऐसा उपेक्षित व्यवहार करेंगे तो। ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्षितिज पर खड़ी वे अनपत्त को तरसती सोनी रिक्त आंखें लिए जाने यदा ढूंढती रही थी। सुधा अकेली कितना साथ देती। सोचती एक दिन वे अस्तांचल की ओर चली जाएगी। सिरन सी होती उनके बारे में सोचकर। वह झट से भगवान को हाथ जोड़ने लगती है, हे भगवान, मुझे बुढ़ापे के पहले ही उठा लेना। यूँ अकेले होने का कारावास मुझे एक पल को भी नहीं चाहिए। पति के सामने उनके कंधों पर चली जाऊं तो बेटे बहुओं पर भार तो नहीं बनना पड़ेगा।
लगभग 15 दिनों बाद काकी ने फिर बिस्तर पकड़ लिया। इस बार लकवे का अटैक था। अब और मुश्किल से हो गया था उनके लिए। सोसाइटी के लोग साथ दे रहे थे, बारी बारी से सब ड्यूटी करते। महरी की जगह फुल टाइम वाई की व्यवस्था करवा दी। काकी अब भी चुप ही रहती थी। उनकी झुर्रियों में से लिपट कर छोटी हो गई आंखें अब निर्विकार होकर किसी के इंतजार में रहती। एक दिन सुधा ने कंघी करते हुए पूछा, काकी मेरे बेटे को खबर तो करने दो, क्या सोचेंगे वे लोग, कैसे पड़ोसी हैं। माँ की खबर तक नहीं करते। पर वे टाल गईं। क्या कर लेगा आकर, उसका पता मुझमें गुम हो गया है। उसे लगा उनका कोई बेटा नहीं है। वे केवल लोगों की दया से बचने के लिए बेटे के होने की बात करती रही। खैर जो भी हो, वह 3 बजे की चाय का प्याला लिए काकी के पास पहुंचती है तो प्याला हाथ में देख उनके चेहरे की तलब बेचैन कर देती है। उन झिर्रियों में वह स्वयं के बुढ़ापे का स्वरूप तलाशने लगती है। काकी चाय पकड़कर उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। पर लंबी उम्र किसके लिए, यही प्रश्न उसे विचलित करने लगता है। रात को काकी की सांस उखड़ने लगी। आकाश डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी स्थिति गंभीर है। आप इनके बेटे को सूचना दे दीजिए। डॉक्टर का यह कहना हम बिल्डिंग वालों के लिए चिंता का विषय था। बेटे के आने तक अगर कुछ हो गया तो ममता का प्रश्न था। सूचना के बाद अमेरिका से आने में भी तो समय लगेगा। मिस्टर वर्मा ने चिंता जाहिर की। चौथे माले के मेहता जी ने सलाह दी, इनकी डायरी वायरी में ढूंढते हैं पता, सूचना तो देनी ही होगी। शायद काकी सबके चेहरे के भाव समझ रही थी। उन्होंने बुदबुदा कर कहा, तुम सभी मेरे बच्चे हो, मुझे विद्युत सौदागृह में दे देना। उनकी पेटी में देखें, शायद किसी रिश्तेदार का अता पता चल जाए। सुधा के बेटे ने सलाह दी, पर चाबी नहीं मिली और रात 3 बजे काकी चली गई। उनके जाने के बाद तकिए के नीचे चाबी मिली। पेटी खोली, उससे कुछ कपड़ों कुछ रुपयों के अलावा एल्बम रखे हुए थे। एल्बम खोलकर देखे जाने लगे। एक खूबसूरत गौरववर्णी माँ अपने बच्चे के साथ तरह तरह की मुद्रा में मिली। फिर बड़े होते बेटे के साथ प्रौढ़ होती वही महिला पहचान में आने लगी। अरे सब तो काकी के ही फोटो हैं। कुछ फोटो खुद के, कुछ पति के, कुछ बच्चे के। एक एल्बम और था उनके बेटे की शादी का। खोला तो चौथे माले वाले मेहता जी उसे पहचानते थे। अरे यह तो मेरी ब्रांच में ही काम करता है, आजकल ब्रांच मैनेजर है। अच्छा, इसका फ़ोन नंबर दफ्तर से ले लेते हैं। एल्बम आगे देखा गया। स्पष्ट हुआ कि यह ब्रांच मैनेजर काकी का बेटा है। कुछ खरीद के बिल भी थे पेटी में। वे उन्हीं वस्तुओं के थे जिन्हें बताकर काकी कहा करती थी, ये मेरे बेटे ने अमेरिका से भेजी है। सारे राज खुल गए थे, एक बंद मुट्ठी की तरह। जो खुल गई तो खाक की कहलाती है और बंद थी तो लाख की। पर काकी तुम्हारी मुट्ठी सदा बंद रही और खुली थी तो खाक नहीं हुई। उसमें बंद का एक माँ का आत्म सम्मान था। तो काकी का नालायक बेटा यहीं रहता है? वर्मा जी बोले, हाँ बेटा, पर अब क्या करें? खबर दे, मेहता जी ने सवाल किया। काकी की पेटी में एक डायरी भी मिली। कुछ यादों को समेटने ले बेटे को सूचना दे दी गई। वाहन भी आ गया था। बेटे के आने तक एक अंतराल पसरा था कमरे में, जहाँ थी काकी की डेड बॉडी और हवा में तैरता एक प्रश्न, क्या इसकी बुढ़ापे को अकेलेपन से बचा जा सकता था? डायरी के पन्नों पर फरफराता है एक उत्तर, बेटे कल तुम्हारा भी आएगा बुढ़ापा। यह कड़ी यूं ही चलती रहेगी, सुई के पीछे धागा चला रहता है। पर सब स्तब्ध थे, एकदम मौन। पर्दे की झलझलाहट से लगता रहा कि अब कोई आया, शायद अब। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।